नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस स्पेशल इसलिए क्योंकि आज सत्ता के सेमीफाइनल के नतीजे सामने आए हैं और फिर से एक बार बीजेपी की धमाकेदार जीत। यूपी के उपचुनाव में फिर बीजेपी का परचम लहरा गया है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की एक नहीं चल पाई। यूपी से बिहार तक आज फिर जनता ने साफ कर दिया कि बीजेपी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। तो क्या आज के नतीजे के बाद 2022 की भी यह तस्वीर साफ हो गई है? क्या विपक्ष इस बात को मानने को तैयार है या है कोई और दांव विपक्ष के पास? आज महाबहस स्पेशल इसी पर। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल हिट। पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रकार जनता जनार्दन ने ये जनादेश दिया है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता का भी परिणाम है कि उन्हीं के कारण ये जीत हम लोग हासिल कर रहे हैं। 2020 के नतीजे 2022 की नींव। हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। हमारा मत प्रतिशत पहले के अपेक्षाकृत काफी बढ़ा है। 20 में करारी हार, 22 में विपक्ष कितना तैयार? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया। जितना दुरुपयोग कर सकती थी सरकार, उससे ज्यादा दुरुपयोग किया। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से सीट जीतने के लिए संघर्ष करती नजर आई। योगी की लहर, यूपी की मुहर। उपचुनाव स्पेशल महाबहस लखनऊ से लाइव। जा तो ये जो आज उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, क्या कह रहे हैं? जो बिहार में नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो? क्या 2022 की तस्वीर साफ हो रही है या विपक्ष के पास सिवाय ये कहने के कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और कुछ भी है? मेरे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक, हालांकि सतीश प्रकाश बीएसपी का पक्ष रखेंगे, अंशु अवस्थी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीएसपी और कांग्रेस ने खाता नहीं खोल पाए दोनों पार्टियां। अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं। संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता। अनामिका सिंह लखनऊ से हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले ग्राउंड जीरो पर लगातार अनामिका आप घूमती रही ऑटो वाली रिपोर्टर बनकर, तो आपने जो मिजाज देखा था, क्या आज नतीजों में भी वही है? क्या विपक्ष इस बात को मानने को तैयार है? और देखिए अजय, सबसे पहले तो ये देखिए आप कि मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, बैठी हुई हूँ, मेरे ठीक पीछे आपको विधानसभा दिखाई दे रही होगी। बेहद खूबसूरत दिख रही है और ये खूबसूरती आज कम से कम बीजेपी के लिए चकाचौंध वाली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए आज ऐतिहासिक मौका है, कम से कम 2022 को लेकर बड़ा संदेश देने के लिए भी। अब महत्वपूर्ण यह है कि जब मैं 7 सीटों पर घूम रही थी तो मैंने ये महसूस किया कि योगी सरकार के कामकाज को लेकर जनता तो मुहर लगा ही रही है, तारीफ कर रही है कामकाज को लेकर, लेकिन जो शिकायतें हैं कम से कम समाजवादी पार्टी के लिहाज से जो कम से कम कंफर्ट जोन वाली सीटें थी, वहां पर भी समाजवादी पार्टी चूक गई है। क्योंकि अगर आप देखें तो बुलंदशहर की बात करें, हम अमरोहा की बात करें, हम जौनपुर की बात करें, जौनपुर में संघर्ष करना पड़ा समाजवादी पार्टी को देर शाम तक, लेकिन बुलंदशहर, अमरोहा, बांगरमऊ, ये वो सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी को देखकर ये लग रहा था कि वो वहां पे अच्छी खासी फाइट कर रही है और टक्कर दे रही है बीजेपी को। लेकिन जो आकलन था मेरा भी थोड़ा बहुत, वो भी गलत साबित हुआ है यहाँ पर, जरूर कहूंगी मैं, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा था कि कम से कम जो आसान बीजेपी समझ रही है इस उपचुनाव को, इतनी आसान राहें नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने एग्जिट पोल्स देखे, हमने खुद भी सर्वे किया था, हमने आज जब नतीजे आने शुरू हो गए तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ साइलेंट वोटर्स भी होते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है कोरोना काल में, जिस तरीके से रोजगार को लेकर काम किया गया है, अलग अलग मुद्दों को लेकर काम किया गया, माफियाओं को लेकर जिस तरीके से अवैध कब्जे पे, अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाया गया, जनता में इसको लेकर के बेहद खुशी है। नहीं तो एक ये भी बताइए आप अनामिका, आपका विश्लेषण मेहमानों से के पास जाने से पहले आप ये भी बताइए, और मेहमानों से आप पूछिएगा जरूर इस सवाल को कि अब उनके पास क्या दांव है विपक्ष के पास, मगर क्या वो एक्स फैक्टर आपको दिखा कि लोगों ने फिर से एक बार वही नतीजे दिए जो 2017 में दिए थे, यानी बम्पर जीत वाली?
और देखिए, उपचुनाव में जाने से पहले या उपचुनाव के दौरान भी जब विपक्ष के लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास क्या मुद्दे हैं, तो वो मुद्दे वही गिनवा रहे थे, जैसे हाथरस है, बिकरू कांड है, पलायन कर रहे जो मजदूर थे या प्रवासी मजदूर थे, इनके रोजगार का मामला है। तो वहां पर एक एक करके जब मैंने लोगों से बात की विपक्ष के आरोपों पर, तो लोगों का ये जवाब था कि ठीक है भाई, हाथरस जैसे कांड तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी हुआ करते थे, लेकिन कार्रवाई किस लेवल की हुई है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा माफियाओं को लेकर जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज दिल बड़ा करती रही अपने अपने कार्यकाल में, अब उन्होंने वो भी देखा है, लेकिन माफियाओं के अवैध निर्माण पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर जिस तरीके से इमारत गिराई गई है, बुलडोजर चलाया गया है, ये भी यहाँ की पब्लिक ने देखा है। और शायद यही वजह रही है कि जब ये माना जाता है कि 3.5 साल के बाद अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो जनता चेहरा देख के वोट नहीं देती, प्रत्याशी देख के वोट नहीं देती, बल्कि ये देख के वोट देती है कि 3.5 साल में काम कितना हुआ है, 1.5 साल में और कितना काम हो सकता है। तो यहाँ पर कम से कम पब्लिक ने ये देखा है कि 3.5 साल में अगर काम तो साफ तौर पे 1.5 साल में और भी होगा। साफ तौर पे अनामिका, जो आप बता रहे हैं कि कहीं न कहीं सत्ता में, मौजूदा सत्ता में लोगों ने भरोसा जाहिर किया है फिर से एक बार, उनको लगा है कि जो उनकी उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, और इसलिए ये नतीजे फिर से एक बार। मैं आपके पास दोबारा आऊं और आपके पास कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हमारे साथ सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं जो बीएसपी का भी पक्ष रखते हैं। सतीश प्रकाश, तो पहली बार यह घटना घटी कि उपचुनाव में बीएसपी आई मगर खाता नहीं खुल पाया, कहीं संघर्ष में भी नजर नहीं आई। क्या लग रहा है कि विपक्ष हार मान ले रहा है 2022 के लिए? आप मान रहे हैं कि 2022 में भी यही होने वाला है? देखिए, ये उपचुनाव है और उपचुनाव के आम तौर पे जो निर्णय आते हैं वो जहां की सरकार होती है उसकी जो मशीनरी होती है उसी का प्रभाव होता है। देखिए, आप अभी जो कह रही थी एंकर साहब कि हाथरस कोई मुद्दा नहीं है। सतीश जी, मैं आपको याद दिला दूं कि उपचुनाव ही थे फूलपुर और गोरखपुर में, जहां पर बीजेपी योगी जी अपनी सीट हार गए थे, वो उपचुनाव ही थे। अगर जनता के बीच में ये मुद्दा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन करता है कि ये सरकार का जो सिस्टम है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका दुरुपयोग है। आप इसको मान लीजिए। अरे वाह। तो गोरखपुर में और फूलपुर में क्या हुआ था बताइए? अपनी सीट हार गए थे योगी। आप ये उपचुनाव में सुनिए, योगी जी अगर ऐसा ही शासन और ऐसा ही प्रशासन चलाते रहे तो 2022 में योगी जी नहीं होंगे, बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं होगी। ओके, ठीक है। आपको लगता है कि मशीनरी का यही बात वो भी कह रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कि तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ था। अनामिका, जरा पूछिए, अनुराग भदौरिया भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कि क्या उनको मशीनरी के अलावा कुछ और भी मुद्दा उनके पास बचा है क्या? सारे मुद्दे उन्होंने उठा लिए। और देखिए अजय, मेरे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए, नेता जुड़े हुए हैं। इसमें से जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनके लिए तो खाता नहीं खुला है आज, इनके लिए बहुत बुरी खबर है। कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है सर। सिर्फ एक सीट बचा पाए आप, जौनपुर की मलैनी सीट। क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष को मुद्दे मुखर करके जनता के बीच में जाना चाहिए था, मुद्दे समझा नहीं पाए, आपकी जनता समझ नहीं पाई? नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ और जनता भी अच्छी तरह समझी है। क्या करेंगे सर? जनता की बात कर रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता समझेगी। और जनता जानती है इस बात को कि उत्तर प्रदेश में जिन 7 सीटों पे चुनाव हो रहा था, उसमें सभी 7 सीटों पे आप देखोगे कि जो वहाँ पे विधायक, जो जीते हुए विधायक थे, उनकी किसी कारणवश उनकी मौत की वजह से वो सीटें खाली हुई थी। और हिंदुस्तान आप जानते हो भावनाओं का देश है, यहाँ भावनाओं से चीजें होती हैं। अब किसी की अगर मौत हो गई हो किसी विधायक की, तो उसके साथ एक सिंपैथी वोट रहता है जो हमेशा से हिंदुस्तान में चला आया है। तो आप देखना 6 सीट पे जब वो भारतीय जनता पार्टी लड़ी है इस बार, कितनी बुरी तरह से संघर्ष करना पड़ा है समाजवादी पार्टी से जीतने के लिए। आप चेतन चौहान जी को आप ले लीजिए, इतने बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी की, उनकी आकस्मिक मौत की वजह से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे थी, इसलिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। लास्ट में मात्र 2500-2600 वोट से जीत पाई है। ये कोई जीत मानते हैं आप जहां पे इतना सिंपैथी वोट हो? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, कारण है। अरे कारण है। देखिए, आप माने ना माने, कारण एक्चुअल कारण यही होता है। जिन सीटों पे चुनाव हो रहा था, हम जिस आप अगर जौनपुर में आप देखेंगे मलैनी सीट पे, तो बीजेपी वहां गायब भी हो गई।
मतलब इसके मतलब बीजेपी का कोई सिंपैथी वोट तो था ही नहीं, इसलिए मतलब जहां जहां सिंपैथी वोट था भारतीय जनता पार्टी वहीं कुछ कर पाई है, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। सीट ले लीजिए आप, कुलदीप सेंगर की सीट ले लीजिए आप, कुलदीप सेंगर की, हाँ तो किसकी सीट थी, किसकी सीट, अरे किसकी सीट, किसकी वजह से भाई वो भारतीय आप जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक थे ना, तो उनकी सिंपैथी वोट के बावजूद भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। का मुद्दा कितना बड़ा, मेरी बात आप नहीं समझ रहे, संघर्ष, मेरी बात आप नहीं समझ रहे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि नौगांव की सीट का क्या था, फिर 2500 वोट से क्यों जीते आपको, तो वहां कम से कम जीतना चाहिए था 50,000 वोट से। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, वहां सिंपैथी वोट होने के बावजूद भी आपको अगर संघर्ष करना पड़ रहा है जीतने के लिए, इसके मतलब आप जमीन खो चुके हैं। टुंडला ही देख लीजिए, टुंडले किसके वजह से खाली हुई थी, किसके वजह, हाँ तो एसपी सिंह बघेल ने खाली की ना सीट, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। फिर मशीनरी का कितना दुरुपयोग हुआ उत्तर प्रदेश में, मशीन, अरे मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। कारण यह है कि भारतीय जनता, नहीं मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, आप उधर मत भागिए, उधर मत भागिए, आप इधर ही, नहीं विपक्ष के साथ रहिए तो मामला ठीक रहेगा। सत्ता में कहां जा रही है, ये उपचुनाव है, उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन प्रशासन का, मशीनरी का, जवाब भी प्रधानों से लेकर कोटेदार तक, ये आप पता चलेगा 2022 ये जो बातें कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, जो संघर्ष करती नजर आई है वो हाथ मैंने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये ना इनके पास, विपक्ष के पास मुद्दे थे और ना किसी तरीके की व्यवस्थाएं थी। इन्होंने जिस तरीके के आरोप सरकार पे लगाए, अरे भाई रुको, जिस तरीके से सरकार पे इन्होंने आरोप लगाए वो जनता ने नकार दिए और इस तरीके से 7 में से 6 सीटें आज जीत करके बम्पर तरीके से हम जीत करके फिर से आए और पूरे देश में मोदी जी की, पूरे देश में मोदी जी की लहर थी, उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम है, पूरे देश में मोदी जी की लहर थी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीत के आई। दूसरे नंबर पे थे आप, सुन लीजिए, जौनपुर की सीट पे आप दूसरे नंबर पे थे, आज आपका आता पता लापता हो गए वहां पे आप। अरे 6 सीटों पर तो आप लापता हो गए, 6 सीटों पर तो आप लापता है, गायब हो गई। 6 सीटों पर लापता, बिहार में बड़ी बड़ी बातें, मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें, जो सूपड़ा साफ हो गया हर जगह, केवल उत्तर प्रदेश में खाता क्या खुल गया, इनको लग रहा है 6 सीटें जीत करके। हमने शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, अंशु जी के लिए तो और भी बड़ी चिंता की बात है, उनके लिए तो वापसी के कहीं कोई आसार नहीं है क्या अंशु जी के पास, बिहार से लेकर और पूरे देश में? आपके पास तो ये खुला मौका था, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार भी समझाने में नाकामयाब हो गए आप। क्या प्रियंका गांधी इस बार भी यूपी दौरे पर नहीं आई, एक भी चुनाव प्रचार नहीं किया, रैलियां नहीं की उन्होंने, उनके लिए उपचुनाव इंपॉर्टेंट नहीं था क्या? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो हम पूरी दमदारी से अपने कार्यकर्ताओं के बल पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़े, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, साम दाम दंड भेद, सत्ता की ताकत पर किस तरीके से जिलाधिकारी, पुलिस के कप्तान, वहां के प्रधानों को, कोटेदारों को बुला बुला के धमकी दे रहे थे कि अगर आपका बूथ नहीं जीता तो आप जेल जाओगे, आपकी कोटेदारी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं लांघकर, अनामिका जी, सारी मर्यादाएं लांघकर लोकतंत्र को लूटा है, ईवीएम लोकतंत्र को लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए ये चीजें छिपी नहीं है अनामिका जी, ये चीजें छिपी नहीं है। पूरे प्रदेश ने देखा किस तरीके से भाजपा के नेता पैसे बांट रहे थे, सीधे उनके वीडियो वायरल हुए, फोटो वायरल हुए, मतलब नहीं है, लोकतंत्र को लूटने का काम किया। आज आप बताइए, खाता नहीं खुला 3.5 साल में, आज की तारीख में संजीव जी आप बोल रहे थे, मैं अनुरोध करूंगा संजीव भाई आप बोलिएगा, मैं अपनी बात रखूंगा। प्रियंका गांधी जो हाथरस जाती हैं, हर मुद्दे पर यूपी में मुखर होती हैं, क्या उपचुनाव की 7 सीटें उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी? कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का हित सर्वोपरि है, हम उससे समझौता नहीं करने वाले, चाहे वो हाथरस की घटना हो या बलरामपुर की हो, लेकिन बलिया की हो। लेकिन आप देखिए सरकार का रुख क्या था, वो पीड़ितों के साथ नहीं। सवाल ये है, हम फिर से कह रहे हैं, कांग्रेस को जनता ने अपार समर्थन दिया, हम 2 जगह पर उपचुनाव में उप विजयी रहे, बुलंदशहर में हम 3रे स्थान पर रहे, हम बढ़कर आए हैं, जनता ने हमको बढ़कर सम्मान दिया है। और निश्चित तौर से अगर ये लूटतंत्र ना होता अनामिका जी, मैं दावे से कहता हूँ, अगर बीजेपी ने इस चुनाव को लूटा ना होता, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर विजयी होती। आप चुनाव देखिए ना बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में देखिए महागठबंधन किस तरीके से बढ़त बना रहा है। सवाल यह है कि बीजेपी जो पिछला उपचुनाव मुख्यमंत्री हारे थे, उप मुख्यमंत्री हारे थे, इस बार उसको लूटतंत्र में इन्होंने बदलने का काम किया। आप चिंता मत करिए, आम चुनाव में प्रदेश की जनता इनको पलट कर मानेगी। ठीक है, ठीक है, नहीं, फिर तो आपका ये फॉर्मूला, ये जवाब तो तब भी रहेगा शायद तैयार आप लोगों का, लेकिन
विशाल मिश्रा जी, क्या ये जितनी बातें अब यहां पर हो रही हैं, आपको लगता है कि क्योंकि अब जवाब नहीं है, मुद्दे सारे फेल हो गए, विपक्ष के जितने मुद्दे उठाए गए सारे मुद्दे उठाए गए, बड़े बड़े कांड पिछले दिनों में हुए, यूपी में हमने देखा, लेकिन जनता को पता है। अजय जी, सबसे पहले तो मैं सभी जीते हुए प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक संगठन को बधाई देता हूं, अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूं, और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। रही बात आप इनके आरोप लगाने की, तो देखिए अभी कल तक बिहार में के एग्जिट पोल पर दिखाया जा रहा था कि महागठबंधन बहुत आगे है, तब किसी मशीनरी को दोष नहीं दिया जा रहा था। आज सवेरे 11 साढ़े 11 बजे से जब परिणाम पलटना शुरू हो गया तो प्रशासनिक तंत्र की गड़बड़ी आने लगी और शाम तक आते आते ईवीएम पर बात आके टिक गई। यही बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, यही बात हमारे समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं। अरे मैं इनसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सिमट कर 100 भी नहीं जुटा पाई है लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर। ये क्या बोलेंगे, सूप बोले सूप, चलनी क्या बोलेगी जिसमें 72 छेद होते हैं। हाथरस की घटना को इन्होंने भुनाना चाहा। एक्चुअली क्या है कि ये लोग जो उत्तर प्रदेश में आप सुन लीजिए, मेरी बात को सुनिए मान्यवर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज सुनिए। अरे सुनने की भी क्षमता रखिए, अरे सुन तो लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में आज अपराध नहीं हो रहा, सभी के सभी दंगाइयों के पोस्टर लग रहे हैं, सभी भूमाफियाओं के जमीन के बिल्डिंग गिराए जा रहे हैं। इस कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखा, लोगों का ख्याल रखा, आज उसी का परिणाम है कि यहाँ उपचुनाव में 7 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। अभी भी नहीं चेते हैं, सुन लीजिए, ये अभी भी नहीं चेते हैं, ये अभी भी नहीं चेते हैं। और मैं बताऊं अजय जी, कांग्रेस तो पनौती बन गई है, ये जिसके साथ जुड़ती है उसका साथ का पूरा सुपड़ा साफ कर देती है। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, उनका सुपड़ा साफ किया, जुड़े, देखिए क्या हाल किया है। ठीक है, और एक बात और अजय जी 10 सेकंड मैं इनसे कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ, कर्नाटक में भी चुनाव हुआ, गुजरात में भी चुनाव हुआ, मणिपुर में भी चुनाव हुआ, सारे के सारे क्या मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है? बताइए ना। क्या सारे के सारे मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है? ईवीएम की बातें जो है ना, वो बेकार की है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। हम चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़ा करते। चुनाव आयोग ने कल भी साफ किया कि अब इन सवालों का जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। सीटों पर चुनाव हुआ। ओके ठीक है विशाल जी, प्लीज विशाल जी। अनामिका, एक अनुराग जी से ये पूछिए, अनुराग जी, वो बेचारे सड़क पर उतरे, लाठियां खाए, रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मुद्दा नहीं चला। क्या बड़े 2022 में क्या है मुद्दा उनके पास? क्योंकि वो मुद्दे जो आपने उठाए थे, पलायन करने वाले मजदूरों के या फिर रोजगार को लेकर जो मुद्दे उठाए आपने, कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए, उसको जनता ने नकार दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। नहीं, बीजेपी की बात नहीं कर रही मैं, बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीत ली है सर, उन्होंने बता दिया है कि एजेंडा क्लियर है। सत्ता में चुनाव सरकार लड़ रही है, अपने सरकारी तंत्र का उपयोग करके विचारधारा बदलिए, 2000 वोट लोगों से के लिए खड़ा होना शुरू होइए, सिंपैथी वोट भी आप ऐड कर लीजिए, तो आप अगर जीत मानती हैं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती कि आप पूरे सिस्टम का डबल इंजन की सरकार का इस्तेमाल करके उसके बाद आप संघर्ष करते नजर आते हैं। नहीं सुन तो लीजिए, 22 राउंड तक आप संघर्ष करते नजर आते हैं, उसके बाद आप किसी तरह अंत भला तो सब बोला, छोड़ दीजिए उस बात को, अंत भला तो सब भला, जीत गए ना वो, तो ये मान लीजिए भला नहीं हुआ, 2022 में अंत होगा। बात है सर, यही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है, हार को बहुत खुले से स्वीकार करना चाहिए। 2022 में किस मुद्दे पर लड़ेंगे? 2017 के बाद से इनका अंत बहुत बुरा करने वाली है। 2022 में किस मुद्दे पर लड़ेंगे? अंदर मानते हैं, बाहर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर 2012 के बाद 2014 हारे आप, 2017 हारे आप, 2019 हारे आप, लगातार फिर से यही पूछ रही हूं। 2017 में जीती है और कौन सा बीजेपी जीती है, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी हारती आ रही, उपचुनाव उसके पहले हारी थी ना। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि अब ये समय आ गया है जब 2012 के बाद जब आपने जीत
हासिल की थी उत्तर प्रदेश में। 2014 हारे आप, 2017 हारे आप, 2019 हारे आप। अब 2022 के लिए क्या अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करेंगे? 2022 में भारतीय जनता पार्टी का अंत हो जाएगा, और अंत भला तो सब भला आप कह रही है, तो समाजवादी पार्टी का 2022 में जीत होगी तो अंत भला तो सब भला। ये एक सीट के आधार पर कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला 2022 के लिए। यानी बिल्ली और खंबा नोचे वाली इनके ऊपर कहावत हो रही है कि जब ये अभी सुबह तक ये बता रहे थे, जब काउंटिंग हो रही थी, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे हम 7 तो जीत के आए, तो कांग्रेस की भी यही। तो आप मिशनरी का दुरुपयोग करोगे? कोई मिशनरी का दुरुपयोग, वो जमाने गए, जो लोग जमाने गए दुरुपयोग किया करते थे। चुनाव हार गए हो, आप चिंतन करो, मुद्दे देखो, जनता से कनेक्टिविटी करो। इनके पास कोई मुद्दे नहीं। देश के मुख्यमंत्री 2022 में दुकानें बंद होने वाली, 2022 में दुकानें बंद होने वाली, लोकतंत्र को लूटने की जो 2022 बंद होगी। पिछली बार ईवीएम था, इस बार सरकारी मशीनरी है। 2022 में क्या कहोगे? 2022 में क्या कहोगे? मोदी क्या करो? दुकान बंद हो जाएगी। 2022 में दुकान बंद होने वाली। ये नहीं, अभी दुकान बंद होने वाली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दबंगी तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, दुकान बंद होने वाली, इस्तेमाल कर रहे हैं। थानेदार, ठेकेदार, प्रधानदार, ये दार, वो दार, दामदार, दामदार इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास दाम है, सब तरह का दार इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं चाचा और भतीजा लड़ेंगे। अभी पहले ये तो तय कर लें। सुनिए, बड़ी मुश्किल अभी इनको बहुत कुछ तय करना बाकी है। 2022 में ये 2032 की तैयारी करें, ये 2032 की तैयारी करेंगे। नहीं, सुन तो लो, इन्होंने 2022 में कुछ नहीं होना इनका, 2032 में तैयारी करेंगे। अनामिका जी, इनके पास जनता ही नहीं है, सब सुनिए अनामिका, मुझे लगता है, सुन लीजिए आप लोग। सतीश प्रकाश जी, कमरे में बैठ करके ट्वीट करने से काम नहीं चलता। ओके, ठीक है, जनता के बीच में जाओ तो, जनता के बीच में जाओ तो। ऑलराइट, संजीव मिश्रा जी, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया तो इस बात में खुश है कि संघर्ष करते करते बीजेपी जीत गई, वो हार गए बेशक, वो इसमें खुश है। आप किस में खुश है? 2022 में आपके पास कौन से मुद्दे हैं? 2022 के लिए कौन से मुद्दे आपके पास हैं? अजय जी सुनिए, जनमानस के मुद्दे ही मुद्दे रहेंगे। देखिए योगी जी ने क्या कहा, देखिए योगी जी ने क्या कहा कि ये उनकी जीत नहीं है, ये मोदी जी का आशीर्वाद है, ये केंद्र सरकार का पूरे सिस्टम के ऊपर प्रभाव है। ये मैं नहीं कह रहा, योगी जी ने पीसी में क्या कहा कि ये उनकी जीत नहीं है, ये योगी जी का, मोदी जी का प्रभाव है। ये योगी जी भी मान रहे हैं, उन्होंने इस देश की जनता को इन्होंने आरोप लगाया है आप पर दबंगई तंत्र का, इस पर जवाब दीजिएगा। ये उसकी जीत है भाई, ये तो योगी जी खुद मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनमें अंतर क्या? नहीं, ये पूछिए संजीव मिश्रा जी से। नहीं, संजीव मिश्रा जी से पूछिए कि सतीश प्रकाश जी के पास मुद्दा नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनके लिए मुद्दा ये है कि योगी जी मोदी जी को श्रेय दे रहे जीत का। हम सामाजिक रूप से कमजोर व्यवस्था के निकले हुए लोग हैं। देखिए जनमानस जो कमजोर है, चाहे वो आर्थिक। सतीश जी, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के पास अपना आइडिया, अपना मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। आप लोग बीजेपी में ढूंढ रहे हैं मुद्दा, यही कर रहे हैं। चाहिए हमको इस देश की जनता के जो हित होंगे वही हमारे लिए मुद्दा होगा। हमारे लिए महिला सुरक्षा भी मुद्दा होगा। यही वजह रही शायद, जनता को अपने हित का नहीं पता। आप उनको के पास बहुत सारे मुद्दे होने के बावजूद भी विपक्ष समझाने में नाकामयाब रहा पब्लिक को। हमारे लिए रोजी रोटी भी मुद्दा होगा। नहीं तो आप पब्लिक को नहीं समझ रही है या पब्लिक आपको नहीं समझ रही है? अगर जनता का मुद्दा नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम का दुरुपयोग है। अरे बिहार में भी दुरुपयोग है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में ही चुनाव था, आपको ये बताइए ना, 11 राज्यों में चुनाव था,
आपकी भी सरकार है, तो क्या सभी के सभी राज्यों में प्रशासन का मिसयूज हुआ? ओके, विशाल मिश्रा का रिप्लाई। सतीश जी, आपकी बातों का विशाल मिश्रा रिप्लाई करना चाहते हैं। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं अजय जी की 11 राज्यों में चुनाव था, तो क्या 11 के 11 उन्हीं राज्यों में चुनाव था जहां भारतीय जनता पार्टी शासित है? क्या प्रशासन का दुरुपयोग इनके भी कार्यकाल में हुआ? पहली बात। दूसरी बात, देखिए, आप हमेशा अपनी गलती ढूंढने के बजाय मशीनरी, ईवीएम, शासन पर आरोप लगाते हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, आप बताइए क्या मुद्दा होता? उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के पोस्टर लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, भूमाफियों के बिल्डिंग गिराई जा रही है। बताइए, प्रवासी मजदूरों को स्किल्ड करने के लिए आयोग बनाया गया है, बताइए ना, लोगों को राशन अच्छा अनामिका, सुनिए, ठीक है विशाल जी, दलित जी, अनामिका, अब एक सिंपल सा सवाल पूछिए अनुराग जी से भी और अंशु जी से भी, मैं समझना चाहता हूँ जी, ये अब आगे क्या, यहाँ पर बैठे आगे क्या, 2022 के लिए उनके पास एजेंडा क्या बचता है? ये दबंगई तंत्र है। इतने लोग बैठे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि प्रियंका गांधी को लेके या राहुल गांधी को लेके, मैंने इतने चुनाव देखे अब तो 2012 से लेके चौथे पायदान पर रहे हैं अब तक। आप लोग संघर्ष करते हैं, ठीक, अच्छी बात है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं और जनता के बीच में जमीन पर कहां पकड़ कमजोर हो रही है आपकी, जब समझाने में नाकाम है वो उबारे हर उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव को पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को समझता, उत्तर प्रदेश के लोग भी समझते हैं, हम आप भी समझते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार होती है, उपचुनाव में निश्चित तौर से सरकार का चुनाव होता है, क्योंकि पूरा सरकारी अमला लगता है। ये उत्तर प्रदेश का जनमानस भी समझता है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में 17 गिनवा दूंगी, मैं आपको 19 गिनवा दूंगी, मैं इससे पहले 14 गिनवा दूंगी। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक्सपोज भी हुई है। लगातार जिस तरीके से पैसे बांटे जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन, जिस तरीके से लोगों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, आप देखिए कि जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आई हैं, तब से उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का मत प्रतिशत है वो बढ़ा है। 6% से हम बढ़कर 12% पे पहुंच गए। और ये हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे नेता की, हमारे नेतृत्व की मेहनत है कि कांग्रेस पार्टी का जो 2 सीटों पर परिणाम रहा, हम चुनाव जीत रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूरा लोकतंत्र को लूटने का जो एक दांव खेला, उससे कहीं ना कहीं हम उस चुनाव में द्वितीय स्थान पर पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लूटने पर आमादा। आप देखिए, इनका जो चरित्र है वो लूटने का बन चुका है। ये लोकतंत्र के लुटेरे के रूप में काम कर रहे हैं। डिप्रेशन मैं फिर से कह रहा हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव करेगी। अब उत्तर प्रदेश को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लुटेरों से लोग थक चुके हैं। तो बनाओ, आप बताओ ना, कनेक्टिविटी तो करो। बांगरमऊ में किस तरीके से पैसे बांट रहे थे बीजेपी के लोग, घाटमपुर में किस तरीके से प्रधानों को धमकाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ये जनता के जनादेश का अपमान है। जनादेश है, भले भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, ये जनता के जनादेश का अपमान है। जनता पूरी तरीके से नाराज थी। अनामिका जी, अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसानों का धान 1100 रुपए क्विंटल बिचौलिए खरीद रहे हैं और वही बिचौलिए सरकारी क्रय केंद्रों पर जाके 1800 में बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के साथ खड़ी है। मायावती चुनाव प्रचार करने नहीं आई, तो आखिर आपने जो कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, बस प्रत्याशियों के दम पे क्या चुनाव जीत जाते हैं? आपको ऐसा लगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का मैंने पहले ही बता दिया है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग संगठन से काम करते हैं और समाजवादी पार्टी में संगठन गांव-गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक इसका संगठन है और हर व्यक्ति अपने आप को अखिलेश यादव मान के काम करता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर में एक अपना समाजवादी पार्टी और समाज में परिवर्तन का एक जज्बा रहता है और हर व्यक्ति वहाँ बड़ी सर, आपके एक प्रत्याशी ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव प्रचार करते तो नतीजे कुछ और होते। कौन भाई? आपको कान में कह गया हो तो बात पता नहीं मुझे। आप ऐसा कोई कान में लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी, अरे नतीजे आपके बता रहे हैं, जनता के जनादेश का आप अपने नतीजे से खुश हैं क्या? नाराज था, अरे सुन लीजिए, महिलाएं नाराज थी, किसान नाराज था। मैं अपनी बात कर लूं, मैं कह रहा हूं, एक मिनट मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की
पता कैसी? फोनों के थ्रू। डीएम साहब ने बहुत मेहनत की, एसडीएम साहब ने बहुत मेहनत की। सुन तो लीजिए, कोटेदारों से बहुत मेहनत कराई, थानेदारों से बहुत मेहनत कराई, प्रधान जी से बहुत मेहनत तो मैंने कवर की, दामदार से बहुत मेहनत कराई, सुन तो लीजिए, दामदार से बहुत मेहनत कराई, किधर दाम देना है। तो इन्होंने बिल की बात आप कर रहे हैं 2017 की बात बता रहे हैं। तानाशाही और सर जहाँ तक बात रही, जहाँ तक बातें प्रचार करने की, सर आपको किसने रोका था? मेहनत का नतीजा इनको ये बता रहे 2022 मुझे नहीं मिल पा रही है इसमें। अब 2022 में क्या है एजेंडा? और एसडीएम और जो इनके जितने आगे का कोटेदार एजेंडा हैं, क्या और है? जितने दामदार समाजवादी हैं, सब पार्टी भाग का, जाएंगे। कांग्रेस का, 2022 में बीएसपी जनता का चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को कमिश्नर हराएगी। प्रचार के लिए मना नहीं करते, देखिए, बिहार में आम चुनाव हो रहा है, इसी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को वहां की जनता ने पलट दिया। ये जो दबंगई तंत्र का बार-बार इस्तेमाल कर जिक्र कर रहे हैं, दबंगई चुनाव तंत्र का, में कि सरकार ने का पूरा दुरुपयोग कर लूटतंत्र दिया गया, लगा रखा, प्रचार नहीं करने दिया गया, पूरी क्या वाकई में शासन लगा कि सत्ता, प्रचार पूरे करने के लिए अधिकारी, पार्टियों का काम अरे है? जो शासन सत्ता, जो जिलाधिकारी कोरोना मरीजों के लिए थे, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे और माफिया जो पंजाब की जेलों में शरण ले रहे अनामिका जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का परिणामी कमला, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर, कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा इस बात को, और कांग्रेस की पैसे को जिस तरीके से बहाया इन्होंने चुनाव जीतने के लिए। और वही कहते हैं अनामिका जी, मेरा एक सवाल है बीजेपी से, मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, एक सवाल का जवाब दे दे बीजेपी, एक सवाल का जवाब दे देंगे। संजीव भाई, एक सवाल का जवाब दे दो। अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता, आप भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो इंडिया नेता क्यों हिंदू क्यों सीए और जनता के मुद्दे तो 1970 की योगी जी के राज में मुद्दे नहीं, प्रदेश में योगी जी के राज में अगर उत्तर प्रदेश में काम हुआ होता, इसलिए हम मुख्यमंत्री को हिंदू और हमारा जरूरत बूथ लेवल पे था, उसकी वजह से सारे जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई, सारे कार्यकर्ताओं को बधाई, सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। आपकी बात कोई मतलब नहीं, ये हताश और निराश, ये हताश और निराश विपक्षी दल है, हताश और निराश विपक्षी दल, हताश और निराश विपक्षी दल। नहीं होती है, ज्ञानी बिल्ली खंबा नोचने मेरा एक सवाल है, मुद्दाविहीन दल है, मुद्दाविहीन दल है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इसीलिए मैं तो अनुरोध करता हूँ, अगर 3.5 साल में कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला, कांग्रेस का तो उनके पास है क्या? या 3 महीने 13 की बात करते रहते हैं, 3 महीने 13 में सिर्फ आपको घमंड देखिए सत्ता का क्या हो गया। ये मैं तो अनुरोध करता हूँ, 3.5 साल में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कुछ भी काम किया होता है, एक काम गिना, वो जनता मोहर लगा रही। 2022 में 2032 में भी लगा रहे, 3 साल में कोई काम किया होता। 2025 में भी संजीव भाई, 2025 में भी अरे जवाब देने के लिए सवाल चाहिए ना आपके चुनाव में, जवाब देने के लिए सवाल इतने काम है, सारे काम का एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे बीजेपी के लोग, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। देखिए, ये भाजपा की एजेंट है, बोलेंगे देखो जाके गोरखपुर में देखो 500 बेडों का कांग्रेस के समय दिया रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस के समय दिया वो जो खाद की फैक्ट्री 17 चीनी मिलें बंद कर दी। ठीक है भाई, ये आप लोग यही करते रहिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, यही करते रहिए। जनता सब देख रही है, पब्लिक सब देख रही है। अनुराग भदौरिया जी, अंशु अवस्थी जी, संजय मिश्रा जी, ऐसे नहीं। अब पब्लिक का एजेंडा बदल गया है। आप लोग छोड़ दीजिए ये सारी बातें, बनावटी मुद्दे। पब्लिक को पता है कि उनका एजेंडा क्या है, उनका मुद्दा क्या है। और क्या बड़ी खबर आ रही है, चुनाव हारने के बाद एसपी प्रत्याशी भावुक होकर के क्या क्या कह गए। लोकल कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा चुनाव। ये देखिए, धनगर साहब ने कह दिया लोकल कार्यकर्ता के दम पर लड़ा, इसलिए हार गए, बड़े नेता नहीं आए। अखिलेश यादव आते तो बदल सकती थी तस्वीर। ये तीनों पार्टियों ने, बाकी पार्टियों ने इस चुनाव को में बड़े नेता किसी के नहीं आए सामने। महाराज सिंह धनगर हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, हार गए।
तो भावुक होकर उन्होंने कह दिया कि अखिलेश आते तो बदल जाती तस्वीर। सुन लीजिए ये भी। ये तो हमारे छोटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और लखनऊ की पूरी सरकार रही है जहाँ पे आप सब लोग देख रही है। हमारा कोई ऐसा राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता नहीं है, कोई नेता चुनाव लड़ रहा है। आगे क्या तैयारियां हैं? आगे पूरी तैयारी है हम लोग तो। ये तो हमारे दम पर लड़े, लोकल कार्यकर्ताओं के दम पर लड़े, को हमारे कोई नेता नहीं आए साथ देने के लिए। ये पूछिएगा सवाल। लेकिन मुझे सतीश प्रकाश जी आपसे समझना है एक चीज। सतीश प्रकाश जी आपसे समझना है, मैं आऊंगा राम के आपके पास। सतीश जी आपसे समझना है, देखिए मुझे लग रहा है कि पब्लिक को अपना एजेंडा पता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा भूल गई हैं कि उनका एजेंडा पब्लिक होना चाहिए। आप लोगों का एजेंडा बीजेपी बन गई है, इसलिए यह हाल है। मानिए इस बात को। देखिए दो चीजों का आप सिस्टम मानना पड़ेगा। ये सच है कि अगर हार जीत का निर्णय 200, 500, 1000 से हो रहा हो तो आप इसको मान लीजिए अजय जी कि जो सरकारी सिस्टम है, जो सिस्टम के अंदर है, यही बिहार में हो रहा है। अगर आप बिहार के घोषित इसके अलावा कुछ और बता दीजिए। सरकारी सिस्टम होता तो बिहार में स्ट्रगल नहीं कर रही होती सरकार। वहां 2020 चल रहा है, वहां पे कभी जीत कभी हार। सरकार कहीं ना कहीं अपना जो सिस्टम है उसका दुरुपयोग किया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बताइए। आप पिछले आधे घंटे से यही बता रहे हैं, कोई और वजह? लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह परिणाम है कि तमाम सांप्रदायिक बातें करते करते भी अगर बीजेपी सत्ता में आई है तो इसके लोकतांत्रिक ढांचे की खासियत है ना। आज आप सत्ता के लालच में आकर के देश का एक बना बनाया लोकतांत्रिक ढांचा है, उसको ध्वस्त मत करो। ये इलेक्शन है, ठीक है, जनता के बीच में जाइए। जनता अगर आपकी बात को मानती ठीक है। आपको लगता है कि सिस्टम में मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है? आपके लिए क्या यही मुद्दा रहेगा 2022 में? मुझे नहीं मालूम। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि वो खुश है इसी बात से कि स्ट्रगल करके बीजेपी जीती और वो हारे। बहरहाल विशाल मिश्रा जी, क्या वजह है कि विपक्षी पार्टियां अपनी बात जनता को नहीं समझा पा रही है, या ये लोग जनता को नहीं समझ रहे हैं? सिर्फ मैं एक ये पार्टियां नहीं समझ पा रही हैं जनता को। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र है, मतलब जनता का तंत्र है। अगर जनता को शिकायत होती, अगर जनता सहमत ना होती, 3.5 साल का कार्यकाल देख चुकी होती, संतुष्ट ना होती, तो उसको एक बार मौका था कि वो अपनी प्रत्याशी या अपने चुनाव को बदल सके। हमारे संविधान में राइट टू रिकॉल तो है नहीं अजय जी, लेकिन यह जो उपचुनाव होता है यह कमोबेश यह मौका देता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं या कोई अन्य कारण है या आप सरकार की प्रगति से संतुष्ट नहीं है तो यू हैव द चॉइस, यू कैन इलेक्ट समवन एल्स फ्रॉम द प्रीवियस वन। ऐसा नहीं हुआ ना, इसका मतलब कि जनता का पूरा समर्थन रहा, पहली बात। दूसरी बात, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज उपचुनाव केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं था अजय जी, 11 राज्यों में हुआ है, जिनमें से कुछ वह भी राज्य हैं जहां पर कांग्रेस शासित या अन्य पार्टियों की सरकार है। वहां पर भी तो आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिए। आप बताइए मुझे, मणिपुर, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, बताइए ना, ये सीटें निकल कर आ रही, तेलंगाना, तो ये क्या दिखाता है कि मतलब जनता, वह भी देखिए कोरोना काल के बाद के उपचुनाव पहली बार चुनाव हुआ, तमाम परेशानियां आई, जनता ने भी परेशानी उठाई, उसके बावजूद भी यदि जनता आपके साथ स्टैंड करती है, उत्तर प्रदेश के 7 सीटों में से 6 में आपको गो द विन सीट देती है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि जनता, लोकतंत्र आपके साथ है। अब विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए कि आखिर उनसे क्या गलती हुई, आखिर वह जनता के सामने सरकार की कमियों को क्यों नहीं रख पाए। अरे कमी तो तब रखेंगे ना जब कमियां होंगी, सीधी सी बात है। मैं नहीं कहता कि कोई परफेक्ट होता है, हमारे में भी गलती होगी, सरकार में भी गलती होगी, लेकिन ये आपका काम बनता था मान्यवर। अच्छा ठीक है, जनता के बीच में जाते, विशाल जी और तब सरकार को मजबूर। कितना वक्त है, मैं लखनऊ जाऊं कि नहीं जाऊं? अब इतना वक्त है मेरे पास क्या? विशाल जी एक छोटा सा जवाब आप ही दे दीजिए कि बीजेपी अपनी सीटों पर कायम है, आगे नहीं बढ़ पाई है, जिन 6 पर थे 6 पर हैं। हाँ, फिर तो
मैंने आपसे क्या कहा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जब नहीं बढ़ पाए तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही होगी। नाउ इट इज द टाइम कि भारतीय जनता पार्टी भी रीथिंक करे कि हमसे वो क्या कमी रही कि हम वो सीट अपनी बढ़ा नहीं पाए। मैं यह बात सभी के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह बार बार कहना कि सिस्टम का दुरुपयोग हुआ, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम का दुरुपयोग हुआ, सरकार है तो ये अपने मन का कर लेते हैं। अरे भाई अब कुछ तो बताएंगे रे भाई, तो क्या तुम भी अब यहाँ आके थोड़ा ना मान लेंगे सतीश जी और अब अनुराग जी और अंशु अवस्थी जी मान लेंगे कि नहीं हम बीजेपी ने अच्छा किया इसलिए जीत गए, हम हार गए। उनको कुछ तो कहना होगा, लेकिन फैसला पब्लिक करती है। ये विशाल जी जैसा आपने भी कहा, फैसला पब्लिक करती है और पब्लिक जानती है कि उनका क्या भला हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। पब्लिक को यह भी पता है कि सारे जो मुद्दे उठते हैं, उठाए जाते हैं, कौन सा मुद्दा उनके काम का है, कौन सा मुद्दे उनके काम का नहीं है। जो भी कह लें पार्टियां, लेकिन वो भी अंदर खाने जानते हैं इस बात को कि 2022 की तस्वीर जो बनती नजर आई है आज, अगर उसे उन्हें बदलना है तो उन्हें जनता से जुड़ना होगा, जनता के मुद्दों से जुड़ना होगा, जनता के असली मुद्दों के साथ आना होगा। धन्यवाद अनामिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ ही पलों में जारी है खबरों का।